साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी को। और जॉन गॉल्सवर्दी हमारे टीजीटी के राइटर्स में से एक हैं दोस्तों। और यहाँ से भी हमारा कम से कम 8 से 10 नंबर का टीजीटी में पूछा जाएगा इस राइटर से रिलेटेड, इसीलिए इनको डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि हमारे जो कि 15-20 दिन बाद हमारा टीजीटी का एग्जाम है उसमें से कोई भी क्वेश्चन ना बचने पाए। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अगस्त 1867 को हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? किंगस्टन अपॉन थेम्स में। किंगस्टन अपॉन थेम्स, सर्रे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1933 को हुई थी। और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 65 वर्ष। हम ये कह सकते हैं कि 65 वर्ष की आयु में 31 जनवरी 1933 को लंदन, इंग्लैंड में जॉन गॉल्सवर्दी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके माता पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम, जॉन गॉल्सवर्दी का जो पिता थे उनका भी नाम सेम यही था, जॉन गॉल्सवर्दी। और इनकी माता का नाम क्या था? ब्लैंच वैली था दोस्तों। इसके बाद इनके एजुकेशन की बात करते हैं कि इनका अल्मा मैटर क्या था, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। तो जॉन गॉल्सवर्दी की शिक्षा हैरो और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम अदा नियमसिस पियर्सन कूपर था, जिनसे उनकी शादी 1905 में हुई है दोस्तों। ठीक है, लगभग इनका 10 साल के अफेयर के बाद इनसे 1905 में इनकी शादी हो पाई है। और इनकी भी मैं कहानी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि जो इनकी स्पाउस थी, इनकी पत्नी अदा नियमसिस पियर्सन कूपर, ये कौन थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि इनका व्यवसाय क्या था और ये कौन सी सेंचुरी के पोइट थे। तो ये 20वीं सेंचुरी के पोइट कहलाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश, साथ ही साथ इंग्लिश पोइट, इन्होंने कई सारे नॉवेल भी लिखे और प्ले राइट भी थे दोस्तों। इनको ऑर्डर के बाद इनके 2 ऑनर बहुत ध्यान बनाए रखना है। एक तो ऑर्डर ऑफ मेरिट को ध्यान बनाए रखना है और दूसरा इनका नोबेल प्राइज, कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था वो चीज़ ध्यान बनाए रखना है। तो पहले ऑनर में मैं बात कर लेता हूँ कि जो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया वो 1929 में दिया गया। तुमने देखा होगा कि कभी कभी जॉन गॉल्सवर्दी के नाम के आगे OM लगा दिया जाता है, तो उस OM का मतलब ही होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो कभी अब आपसे अगर पूछा जाए कि जॉन गॉल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजा गया था, तो 1929 आपको बताना है। नेक्स्ट 1932 में मैंने क्या बताया कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनको लिटरेचर में। लेकिन लिटरेचर में इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था? तो इनका एक बहुत ही मास्टरपीस था इनका फोरसाइट सागा के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क रहा इनका। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये देखिएगा, टीजीटी के हर बार क्वेश्चन ये पूछा ही गया है जब जब टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है 1, 9, 10, 13 में। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ कंफर्म ऑनरेरी डिग्री ऑन हिम, यानी कि इनको कई सारी यूनिवर्सिटीज़ से ऑनरेरी डिग्री भी मिली थी। अब हम ये देख लेते हैं कि जॉन गॉल्सवर्दी जी को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो है ऑनरेरी डिग्री दी गई। लाइन से इनको देखते रहिएगा और इनकी सने भी यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी हैं। 1922 में सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनरेरी डिग्री दी है। ठीक है, मैं बार बार ऑनरेरी डिग्री यूज नहीं करूँगा, मैं सीधे इनका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जॉन गॉल्सवर्दी को ऑनरेरी डिग्री दी गई। 1927 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 1929 में डबलिन, 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, 1930 में शिफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 31 में ऑक्सफोर्ड, और 1931 में ही एक और यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको क्या है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया, यानी कि ऑनरेरी डिग्री से नवाजा गया। कौन सी डिग्री? ऑनरेरी डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये 7 यूनिवर्सिटी होंगी, ध्यान रखना, 7 यूनिवर्सिटीज़ की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इसमें इनका थोड़ा सा सर्वे देख लीजिएगा। और ये वीडियो मैं तुम्हें रंजीत सिंह से बना करके दे रहा हूँ, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेहतर तरीके से, ज़रा समझते रहिएगा दोस्तों। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पॉइंट ये है कि ही वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ विद अ सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून एक मुहावरा होता है जिसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है कि एक धनी परिवार में जन्म लेना। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम भी जॉन गॉल्सवर्दी ही था। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, टीजीटी के जितने भी राइटर हैं हमारे, सबके पिता के आगे जॉन जरूर लगा है। ठीक है, चाहे वो हमारे
विलियम शेक्सपियर हों, उनके पिता के आगे भी जॉन लगा है। जॉन मिल्टन हों, उनके पिता के आगे भी जॉन लगा है। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ हों, उनके पिता के आगे भी जॉन लगा है। तो जितने भी राइटर हैं उन सभी के आगे जॉन लगा हुआ है, ये कॉमन पॉइंट है। दूसरा, इनके पिता थे क्या? एक सॉलिसिटर थे। सॉलिसिटर का मतलब एक लॉयर थे, और ये टीजीटी के 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 1881 से लेकर के 86 तक इन्होंने अटेंड किया था हैरो स्कूल को। अब आपसे पूछे कि जॉन गॉल्सवर्दी ने हैरो स्कूल को कब ज्वाइन किया है, तो आपको बताना है कि 1881 से लेकर के 1886 में ज्वाइन किया। इसके बाद ये कहाँ चले गए? लॉ की स्टडी करने के लिए चले गए, यानी कि कानून की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने काय में एडमिशन लिया? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने एडमिशन लिया था दोस्तों। इसके बाद में 1890 में ये क्या कहलाए? इनको दी वार कहलाए थे, और कहाँ? एट लिंकन्स इन में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जॉन गॉल्सवर्दी को दी वार कब कहलाए, यानी कि तो 1890 में कहलाए थे, और कहाँ कहलाए? तो एट लिंकन्स इन में दोस्तों। इसके बाद 1891 में इन्होंने जर्नी की थी, एक यात्रा की थी राउंड द वर्ल्ड फॉर 2 ईयर्स। 2 सालों तक इन्होंने विश्व की यात्रा पर गए थे, यानी कि विश्व की यात्रा की। और उसमें कौन कौन से देश शामिल रहे, उन देश के नाम जरा सुन लीजिएगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के बहुत सारे देश थे, एशिया में ही बहुत सारे, ये पूरा कॉन्टिनेंट है और इसमें ही लगभग 47-48 देश आते हैं एशिया में, और साउथ सी। ठीक है, इतनी सारी जगह पर इन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड टूर किया था, यानी कि विश्व भ्रमण पर निकले थे। कब निकले थे? ये डेट आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1891 में, यानी कि 1891 में। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा कहता है कि 1895 में ही बिगिन एन अफेयर। वही चीज़ हमने जो कि शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आपको अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1905 में, इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। अब यहाँ से सुनिएगा इनकी कहानी कि शादी हुई थी 1905 में। ठीक है, इसका मतलब 10 साल पहले से ही इनका क्या लव अफेयर चलने लगा था, यानी कि 1895 में इन 1895 में ही बिगिन एन अफेयर, एक लव अफेयर इनका शुरू हुआ था। और किसके साथ शुरू हुआ था दोस्तों? उनका नाम था अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर। क्या नाम था? अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर। याद बनाए रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर कोई वर्जिन नहीं थी, अर्थात इनकी पहले ही शादी हो चुकी थी, और ये कोई और नहीं थी बल्कि जॉन गॉल्सवर्दी के ही चचेरे भाई, जिनका नाम था मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी, उनकी वाइफ थी। तो हमको ये समझ आया कि जो जॉन गॉल्सवर्दी ने का लव अफेयर चला था वो किसके साथ? इनके खुद के चचेरे भाई, जिनका नाम मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी था, उनकी पत्नी अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर के साथ में इनका लव अफेयर चालू हो गया। कब चालू हो गया? 1895 में। और लगभग 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, आफ्टर हर डाइवर्स, इसका मतलब 10 साल बाद इनको डाइवर्स ले लिया इन्होंने। किसने? अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर ने डाइवर्स ले लिया। और किससे डाइवर्स ले लिया? इनके चचेरे भाई मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी से क्या ले लिया? डाइवर्स ले लिया। और 10 साल बाद जब डाइवर्स ले लिया तब इन्होंने शादी कर ली। किससे? जॉन गॉल्सवर्दी से। ठीक है, यानी कि दे मैरिड, और दे प्रोनाउन का प्रयोग हुआ दोनों के लिए। किसने? किन दोनों लोगों ने? अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर और जॉन गॉल्सवर्दी, यानी कि इन दोनों लोगों ने मैरिड, शादी कर ली ऑन 23 सितंबर 1905। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई डेट आ जाए, डेट से पहले हमेशा प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट क्या है कि 1897 की कहानी सुन लीजिएगा। 1897 में ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि 1897 में इन्होंने अपने साहित्यिक कैरियर की शुरुआत की। और कैसे शुरुआत की थी? इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स। और ये देखो टीजीटी के 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान बनाए रखिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो भी आपके टीजीटी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से आपको देख कर ही जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत करीब है, 15 से 20 दिन बचे हैं, और जितना अच्छा रिवीजन कर लोगे उतना बेहतर रहेगा। पब्लिश किया था अंडर द पेन नेम, और एक पेन नेम था। पेन नेम इनका यूज ये बहुत पूछा जाता है कि जॉन गॉल्सवर्दी का पेन नेम क्या था, तो जॉन सेंट जॉन। और जॉन सेंट जॉन का मतलब क्या होता है? जॉन सन ऑफ जॉन, यानी कि जॉन का पुत्र जॉन। दोस्तों ये जॉन सेंट जॉन का मतलब होता है, मीन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन गए हैं? एक तो ये बना है कि इन्होंने फ्रॉम द फोर विंड से अपना
लिटरेरी करियर की शुरुआत की। दूसरा कब लिटरेरी करियर की शुरुआत की थी? 1897 में। कहीं कहीं ये डेट थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलेगी, 1898 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम बात करेंगे विद अ कलेक्शन, और ये क्या था? एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। तो ये पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द फोर विंड्स क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है दोस्तों। और इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि जॉन गॉल्सवर्दी का पेन नेम क्या था? तो आपको बताना है जॉन सेंट जॉन इनका पेन नेम था। और ये इनका क्या था? इट वाज अ फेलियर। इनका ये जो वर्क रहा था फ्रॉम द फोर विंड्स, ये एक फेलियर वर्क रहा था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्क नहीं रहा दोस्तों। ही इसीलिए जॉन गॉल्सवर्दी ने खुद ही इस वर्क के बारे में कहा, ही कॉल्ड इट, इस वर्क के बारे में क्या कहा? माई फर्स्ट सिन, अपना पहला पाप बताया। पाप से मतलब बहुत अच्छा वर्क नहीं रहा होगा, इसीलिए इस तरीके की भाषा का यूज किया दोस्तों जॉन गॉल्सवर्दी ने। सेवरल ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स, उनके प्रारंभिक कुछ नॉवेल्स भी बर्मीज थे, पब्लिश कराए गए थे अंडर दी सिड्यूम। सिड्यूम का मतलब होता है उपनाम, उपनाम का मतलब होता है कि किसी निक नेम से इन्होंने पब्लिश करवाए, छद्म नाम यूज किया था इन्होंने, सिडोम। और वो सिडो क्या यूज किया था? जॉन सेंट जॉन। ये अभी अभी बताया था कि जॉन गॉल्सवर्दी का सिडोम नेम क्या था? वो जॉन सेंट जॉन था। इसके बाद 1899 में इनका कहीं नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि फुल लेंथ नॉवेल कौन सा था? तो जॉयसलिन था दोस्तों, जो कि पब्लिश हुआ था अंडर द नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन। ये भी जो जॉयसलिन आया था इनका फुल लेंथ नॉवेल, जिसकी बात देखो, इससे पहले फोर विंड्स, इससे पहले एक वर्क आपने यूज किया था फ्रॉम दी फोर विंड्स, ये क्या था? शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, ध्यान रखिएगा। और ये फुल लेंथ नॉवेल है और उसका नाम क्या था? जॉयसलिन था। और ये कब आया था? 1899 में। यहाँ पर भी थोड़ा डेट, अलग अलग बुक्स को हमने पढ़ा है तो अलग अलग डेट को हमें देखने को मिला है। अगर हम 1899 ये बात करें तो ये तो रंजीत सिंह में तो है ही है, अकॉर्डिंग टू उसी के बता रहा हूँ। अगर हम सुधीर के अरोरा को देखेंगे तो 1898 ये डेट आपको मिलेगी दोस्तों। इसके बाद ये भी इनका कोई पूछे कि इनका फुल लेंथ नॉवेल कौन सा था? तो जॉयसलिन था। ये कैसे पब्लिश हुआ था? इनके खुद के नाम से ये पब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि ये वर्क भी, इनके स्टार्टिंग के जितने भी वर्क थे वो सभी वर्क जो हैं जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश हुए थे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट की। इन 1904 में ही बेड गुड बाय, उन्होंने गुड बाय कह दिया, यानी कि टाटा बाय बाय बोल दिया, अपने पेन नेम को बोले अब हम इस अपने पेन नेम का यूज नहीं करेंगे, जॉन सेंट जॉन के नाम से अपने वर्क को पब्लिश नहीं कर पाएंगे, नहीं करवाएंगे। ये कब इन्होंने टाटा बाय बाय अपने नाम को बोला था? तो 1904 में। और फिर इन्होंने जब अपने निक नेम को यानी कि सिडो नेम को, पेन नेम को टाटा बाय बाय बोल दिया तो स्टार्टेड राइटिंग यानी कि लिखना शुरू किया अंडर हिज रियल नेम, अपने वास्तविक नाम से। और इनका वास्तविक नाम क्या था? जॉन गॉल्सवर्दी। तो यानी कि खुद के नाम से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और खुद के नाम से जब लिखा था तो इनका पहला वर्क कौन सा था? तो द आइलैंड फारसीज था। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और डेवलप होता है, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इन्होंने अपने खुद के नाम से कौन से वर्क को पब्लिश करवाया था? तो आइलैंड फारसीज था, इनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था। ये इनका फर्स्ट वर्क था डेट अपीयर अंडर हिज ओन नेम। क्लियर हो गया? जो इनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था दोस्तों। इतना क्लियर हो गया? 9 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है? 1906 में ही मेट हिज रियल सक्सेस। अब 1906 में इन्होंने लिखना तो शुरुआत कर दी 97 से ही लगभग, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाई थी अभी तक। लेकिन 1906 में इनको वास्तविकता में सफलता मिली। और कौन से प्ले को लिखने के बाद जिससे ये दुनिया भर में जाने गए? ठीक है, विद हिज फर्स्ट प्ले, इनका पहला प्ले था और उसका नाम था सिल्वर बॉक्स। कौन सा पहला प्ले इनका आया था? सिल्वर बॉक्स। सक्सेसफुल प्ले था इनका ये। ठीक है, इससे इस प्ले, जब ये प्ले पब्लिश हुआ था तो इससे इनको दुनिया भर में पहचान बन गई। इसके बाद लेटर ऑन इन द ईयर हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल, और उसी साल, इसके कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद इनका उसी साल एक और नॉवेल आया था जिसका नाम था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 1906 में बाद पब्लिश हुआ था, विच इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द फोर साइड सागा। और ये फोर साइड सागा का ही क्या था? शुरुआत थी, यानी कि यहीं से फोर साइड सागा की शुरुआत हुई थी दोस्तों। फोर साइड सागा का जिक्र आ गया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता भी देता हूँ फोर साइड सागा के बारे में। देखो, अगर फोर साइड सागा की बात करते हैं तो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पूरा का पूरा फोर साइड सागा का क्या है? क्रॉनिकल्स है, जिसमें ये
जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो फोर्साइट सागा की बात करते हैं, तो इसमें इनका पहला नॉवेल कौन था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 1906 में आया था, इसी की मैं बात कर रहा था दोस्तों। इसके बाद एक इंटरल्यूड इसमें ऐड किया जॉन गॉल्सवर्दी ने, इंडिया समर ऑफ अ फोर्साइट, जो कि 1918 में आया। फिर इन चैंसरी एक नॉवेल और आया था 1920 में, फिर अवेकनिंग एक इंटरल्यूड आया, और लास्ट में यानी कि टू लेट करके एक 1921 में एक नॉवेल और आया। इसका मतलब आपको फोर्साइट सागा का 3 नॉवेल आए थे और इसमें 2 इंटरल्यूड थे। वो 3 नॉवेल कौन से? तो जो ब्लैक कलर से लिखे गए हैं ये तीनों क्या हैं? नॉवेल हैं, और जो ब्लू कलर से ये डिफाइन किए गए ये क्या है? इंटरल्यूड हैं। इसी तरीके से इनकी 3 जो है ट्रायलॉजीज पब्लिश हुई थी। इसके बाद में एक और ट्रायलॉजी इन्होंने लिखी थी, अ मॉडर्न कॉमेडी। जो मॉडर्न कॉमेडी थी इसमें इनका पहला नॉवेल जो था द वाइट मंकी था, ओके। और इसके बाद एक इंटरल्यूड आया था, अ साइलेंट बॉलिंग, और फिर एक नॉवेल आया था द सिल्वर स्पून, और इसके बाद फिर एक इंटरल्यूड ऐड किया था पेसर्स बाय, और इसके बाद स्वान सॉन्ग, ये क्या था? एक नॉवेल था। तो इसमें भी सेम यही क्रोनोलॉजी रही थी कि 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड, जिसमें ब्लैक कलर से हैं वो हमारे नॉवेल हैं, और जो इस तरीके का डिफरेंट कलर जो यूज किया है वो हमारे इंटरल्यूड हैं। और इसके बाद एक और इनका आया था, देखिए अब तीसरा कौन सा था? द एंड ऑफ चैप्टर, जिसमें तीनों इनके नॉवेल थे, ओके। ये सब याद बनाए रखना दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक तो हमको कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अगला क्या है? 1906 में ये सारी चीज़ें हमने फोर्साइट सागा के बारे में भी अब क्लियर करके बता दिया। अब नेक्स्ट देखिएगा कि 10वां पॉइंट हमारा क्या कहता है? 1910 में इन्होंने पब्लिश करवाया गया था एक प्ले, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जस्टिस, जिसका नाम क्या था? जस्टिस, यानी कि विच डील्ड, और ये जस्टिस का इसमें क्या डील किया गया था? इसका मेन जो थीम था वो क्या था कि पॉवर्टी क्लास को डील किया गया था, पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस को डील किया गया था, कि एक लॉ है कोई और वो 2 तरीके से किस तरीके से डिफाइन करता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि बड़े लोगों के लिए एक अलग तरीके का न्याय है और गरीब लोगों के लिए कुछ अलग तरीके का न्याय है। 1914 में क्या हुआ कि आउट ब्रेक द फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही हुई थी दोस्तों। ही वॉज टू ओल्ड टू फाइट, लेकिन उस समय ये बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और उसमें लड़ने के लिए हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसीलिए इन्होंने क्या करा कि ही वर्कड इन अ होम, घर पर ही इन्होंने कार्य करना जारी रखा। किसके लिए? जो डिसेबल्ड, यानी कि जो भी 1914 के युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध चला था उसमें जो भी घायल सैनिक हो जाया करते थे उनके इलाज में या उनकी देखरेख में जो भी डिसेबल्ड सैनिक हुआ करते थे उनको ऊपर इन्होंने वर्क करना जारी रखा। किसने? जॉन गॉल्सवर्दी ने। और 12 नंबर पॉइंट हमारा कहता है 1916 में ही मेड अ टूर फॉर द स्लाटर हाउस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1916 में इन्होंने स्लाटर हाउस का टूर किया था इंग्लैंड में, और तब उस स्लाटर हाउस क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर पशुओं को काटा जाए, पशुओं को यानी कि कसाई खाना कह सकते हो, ठीक है। कसाई खाने का टूर गए थे कसाई खाने में विजिट करने के लिए 1916 में, और तब उन्होंने उस पर एक रिपोर्ट तैयार की थी कि किस तरीके से इनह्यूमन, अमानवीय तरीके से जो है जानवरों को स्लाटर हाउस में काट दिया जाता है, उस पर आधारित इन्होंने क्या एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई और उसको तैयार किया था, ठीक है। किस पे? मेथड ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स। अगला नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है? इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था नाइटहुड। यहाँ पर देखो इसमें रणजीत सिंह में तो 1917 दे रखा है, लेकिन कई सारी बुक्स हैं जहाँ पर 1918 दे रखा है, तो मुझे लगता है कि 1918 वाला जो है ज़्यादा सही है, तो आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा कि इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था ललॉयड। क्या नाम था? ललॉयड जॉर्ज। उन्होंने इनको एक नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ललॉयड जॉर्ज। तो 1918 में इन्होंने क्या कर दिया? नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जॉन गॉल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि लेने से कब मना करा? तो क्या याद रखोगे? 1918, ठीक है, में मना किया था। और वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने इन्हें नाइटहुड की उपाधि देने के लिए कहा था, से सम्मानित करने के लिए बोला? तो उनका नाम था ललॉयड जॉर्ज ऑन द प्रिंसिपल। अगला देखो
नेक्स्ट क्या है, सेइंग दैट, ये कहकर राइटिंग वाज नॉट इटसेल्फ इट्स ओन रिवार्ड, ये इन्होंने ये कहकर के ये मना कर दिया कि उनका लिखना ही क्या है, उनके स्वयं का पुरस्कार है, ओन रिवार्ड है। द प्राइम मिनिस्टर बाज टू अनाउंस किया था द नेम, इस नाम को 1 जनवरी 1918 को, ठीक है, शिकागो डेली ट्रिब्यून में, ट्रिब्यून लंदन वेडनेसडे 2 जनवरी 1918, इसीलिए 1918 को सही माना जाता है, ठीक है, अनाउंस किया था। अगला 15 नंबर देख लीजिएगा, ही वाज इलेक्टेड, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ही वाज इलेक्टेड, इनको चुना गया था फॉर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब। पेन क्या है, अब पेन का फुल नाम क्या होता है, एक इंटरनेशनल बॉडी होती है, इंटरनेशनल बॉडी काय की होती है जिसमें पोइट्स, प्लेराइट और एसेस्ट तथा नॉवलिस्ट की बॉडी होती है उनके लिए। तो अगर तुमसे पूछा जाए ये पेन क्या है, तो पेन एक संस्था है, इनमें कौन शामिल है, तो इसमें पोइट्स, प्लेराइट, एसेस्ट और नॉवलिस्ट को शामिल किया गया है। तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, पेन क्लब के सबसे पहले प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, तो जॉन गॉल्सवर्दी को बनाया गया था। अब एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि कब बनाया गया था, कि पेन क्लब का इनको प्रेसिडेंट कब बनाया गया था, तो 1921 में बनाया गया था। इसके बाद हमने क्या बताया, इनको 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के से नवाजा गया। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ 1929 वाली चीज़ को, और 1932 को भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये 2 डेट आपको ध्यान बनाए रखना है, 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट और 1932 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 15 नंबर पे अगर हम, अच्छा ये तो सेम पॉइंट है। 16 नंबर पे अगर हम बात करें तो 1932 में ही वाज अवार्डेड, इनको अवार्ड किया गया, पुरस्कृत किया गया नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से। ही वाज टू इल, उस समय ये बहुत ज़्यादा बीमार थे जब इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये क्या हुआ कि इस जो नोबेल अवार्ड सेरेमनी थी इसको अटेंड करने ये खुद नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। ही वाज टू इल टू अटेंड नोबेल अवार्ड सेरेमनी, और इस नोबेल अवार्ड जो इनको दिया गया था और इसके साथ में जो भी इनको धनराशि दी गई थी, जितना भी पैसा मिला था वो सारा पैसा जॉन गॉल्सवर्दी ने डोनेट कर दिया था। पूरा प्राइज मनी को किसको डोनेट कर दिया था, इसी ट्रस्ट को, ट्रस्ट का मतलब इस पेन क्लब को, ठीक है, जो पोएट्स, एसेस्ट, नॉवलिस्ट की जो पेन संस्था थी उसको डोनेट कर दिया इन्होंने पूरा पैसा। क्यों डोनेट कर दिया, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन, जिससे कि संस्था को चलाया जा सके बेहतर तरीके से और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। 17 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है, ही लिव्ड फॉर द फाइनल 7 ईयर्स ऑफ, यानी कि ही लिव्ड वो रहे फॉर द फाइनल 7 ईयर, जो उनके फाइनल 7 ईयर थे, 7 साल थे ऑफ हिज लाइफ, जीवन के, एट बरी इन वेस्ट ससेक्स में दोस्तों। कहाँ, बरी में एक छोटा स्थान है और ये छोटा स्थान कहाँ, इन वेस्ट ससेक्स में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटे स्थान से पहले हमेशा प्रपोजिशन एट आता है और बड़े स्थान से प्रपोजिशन पहले क्या आता है, इन आता है। तो एट बरी इन वेस्ट ससेक्स में, ठीक है। इनके तो कभी अगर पूछा जाए कि जॉन गॉल्सवर्दी के फाइनल 7 ईयर कहाँ बीते जीवन के, तो आप बताओगे बरी इन वेस्ट ससेक्स में दोस्तों। ही डाइड, वो मर गए थे, फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर, और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ब्रेन ट्यूमर से हुई थी। कहाँ हुई थी, इन अपने लंदन के होम में, जो लंदन में इनका घर था वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी, ग्रोव लॉज हैमस्टीड में। तो ये जगह का नाम भी ध्यान बनाए रखना, ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड, ठीक है। हिज एसेस, और इनकी जो राख थी वर स्केटर्ड, बिखेर दी गई, टू द विंड्स, हवा में, अकॉर्डिंग टू द लास्ट विश। और मुझे इनकी विश के, लास्ट विश के अनुसार एक अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है याद आ रही है कि उन्होंने भी जो अपना अंतिम विशेष थी उनकी भी यही थी कि अगर हमारी मृत्यु जो है वो देश में हो तो हमारी जो अंतिम संस्कार है वो गंगा के किनारे किया जाए, और जो राख है तो राख का एक मुट्ठी जो भाग है वो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, बाकी राख जो है हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जा करके भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। शायद उसी तरीके की इनकी भी कुछ लास्ट विश है। क्या है कि इनकी जो राख थी, उनकी जो अस्थियां थी, उनको बिखेर दिया जाए टू द विंड्स, हवा में, अकॉर्डिंग टू द लास्ट विश, ठीक है।
अगला नोट पॉइंट आपको याद बनाए रखना है कि जॉन गॉल्सवर्दी हैड अ यूनिक हैबिट, उनकी एक बहुत प्यारी अच्छी सुंदर सी हैबिट थी। क्या? ही यूज्ड टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल, अपने पुराने नॉवेल्स को वो बदल देते थे इनटू अ न्यू प्ले, यानी कि थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने पुराने ही नाटकों को वो नए नाटकों में परिवर्तित कर देते थे। जैसे कौन कौन से थोड़े बहुत परिवर्तन करते थे, जैसे उनके नाम में परिवर्तन कर दिया, शिफ्टिंग सीन्स, उनके जो सीन होते थे बैकग्राउंड सीन या सीन उनको थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, या सब्स्टिट्यूटिंग डायलॉग, या उनके डायलॉग में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ऐड करके जो है वो क्या करते थे, अपने पुराने नॉवेल्स को ही नए नॉवेल में परिवर्तित कर देते थे। ये उनकी एक यूनिक कला थी दोस्तों। हिज नॉवेल आइलैंड फारसीज ओके रीअपियर्ड एज अ प्ले दी पिजियन, और जो आइलैंड फारसीज 1904 था वो इनका कुछ ऐसा ही प्ले है जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इन्होंने एक नए नाटक के रूप में लिख दिया दी पिजियन, जो कि 1912 में आया था दोस्तों। इसके बाद जॉन गॉल्सवर्दी के कुछ मेजर वर्क देख लीजिएगा। अर्ली वर्क में इनके स्यूडोनेम क्या था, जॉन सेंट जॉन था, और 1897 में इनका फ्रॉम द फोर विंड्स जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था दोस्तों। इनके मेजर वर्क को बहुत ध्यान देखिएगा, इनके मेजर वर्क में मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, आज तो ये पहली वीडियो है, ठीक है। जॉन गॉल्सवर्दी में इसके बाद 1901 में अ मैन ऑफ डेवन नॉवेल आया। इसके बाद 1901 में नाइट है, 1901 में द साइलेंस एक फिक्शन आया, 1901 में साल्वेशन ऑफ फोरसाइट करके आया था। फिर इनके नॉवेल में देखो 1899 में जॉयसलिन आया, 1900 में बिलारुबेन आया था, 1904 में आइलैंड फारसीज आया था जो कि इनके खुद के नाम से था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और साथ में 1899 वाला जॉयसलिन जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1906 में ये भी आपके पूछा गया है कि 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया था, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान बनाए रखिएगा। 1907 में द कंट्री हाउस आया था, 1909 में फ्रैटर्निटी, और 1911 में दी पैट्रिशियन आया था, ये सभी ध्यान बनाए रखिएगा। 13 में इनका एक डार्क फ्लावर आया था जो कि एक लव पर आधारित यानी कि प्यार पर आधारित एक उपन्यास था, नॉवेल था। ये टीजीटी के 2003 में पूछा गया था। एक 1915 में फ्रीलैंड्स आया था, और 1917 में बियॉन्ड आया दोस्तों। इसके बाद 19 में दी संत प्रोग्रेस आया, 20 में दी चांसरी आया, 21 में टू लेट आया, और 22 में मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी मास्टरपीस द फोरसाइट सागा आया दोस्तों। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ 2 इंटरल्यूड हैं और 3 नॉवेल को लिखा गया है दोस्तों। इसके बाद 1924 में दी वाइट मंकी आया, 1925 में दी स्नो आया, दी साइलेंट बूइंग आया, और 1927 में पेसरबाई आया दोस्तों, और 1933 में ओवर दी रिवर आया। इसके बाद इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी की बात करते हैं। मैंने क्या बताया, इनकी 3 ट्रायलॉजीज आई टोटल। इनमें फर्स्ट ट्रायलॉजी की मैं बात भी कर लेता हूँ, फोरसाइट सागा जो कि 1922 में आया था। ये सीरीज आप 3 नॉवेल, इसमें टोटल 3 नॉवेल थे और 2 इंटरल्यूड थे जो कि पब्लिश हुए थे 1906 से 1921 के बीच में इनको पब्लिश करवाया गया था। और ये जो इनका फोरसाइट सागा था, ये एक इनका क्या था, मास्टरपीस था दोस्तों, और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला 1906 में मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि इसी इंटरल्यूड का ही है, नॉवेल है। और इसके बाद इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, ये क्या था, इनका एक इंटरल्यूड था। फिर एक 1920 में एक नॉवेल आया इन चांसरी, इसके बाद 20 में एक फिर इंटरल्यूड आया, 1920 में, और लास्ट नॉवेल इनका फोरसाइट सागा का था 1921 में टू लेट, और 1922 में इसे फिर पूरी तरीके से पब्लिश करा दिया गया। इसीलिए कहा जाता है 1906 से लेकर के 1920 में 1921 तक ये फोरसाइट सागा को लिखा गया, और फाइनली तरीके से 1922 में इसको पब्लिश करा दिया गया। बोलो क्लियर हुआ दोस्तों कि नहीं। अगला नोट पॉइंट आप याद रखना है कि इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट इज कंसिडर्ड टू बी अ गॉल्सवर्दीज मास्टरपीस, ठीक है, ये 2001 में पूछा गया है। फिर द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जायलॉन इन फोरसाइट सागा बियर्स रिजेम्बलेंस टू हिज फादर, यानी कि इनके पिता के समान ऐसा कैरेक्टर रखा गया है उसमें फोरसाइट सागा में। इनकी सेकेंड ट्रायलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, सभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड ट्रायलॉजी क्या थी, सिक्वल टू फोरसाइट सागा ही थी, और सेकेंड ट्रायलॉजी में गॉल्सवर्दी के ओन सिक्वल टू द फोरसाइट सागा केम टू, और वो फोरसाइट सागा का सिक्वल था, और उस ट्रायलॉजी का नाम क्या था, अ मॉडर्न कॉमेडी, जो कि लिखी गई थी कब, 1924 में दोस्तों। इसके बाद 1924 से लेकर के 1928 के बीच में इनकी सेकेंड ट्रायलॉजी को लिखा गया था। और दिस कंप्रेजेस, इसमें एक नॉवेल होता है जिसमें क्या होता है, एक वाइट मंकी होता है, ओके, एन इंटरल्यूड अ
साइलेंट बोलिंग सेकेंड नॉवेल दिखाया जाता है। इसके बाद सिल्वर स्पून एक सेकेंड इंटरव्यू, पेसरबाई, और इसका थर्ड नॉवेल जो होता है इनका स्वान सॉन्ग होता है। मैं एक तस्वीर भी आपको दिखा चुका हूँ, वो बहुत प्यारी तस्वीर है, कहो तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इसे आप लोग देख लीजिएगा, इससे देख करके बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा डायग्राम बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा साथियों। ठीक है कि फोर साइड सागा में कितने थे, और मॉडर्न कॉमेडी जो आई थी सेकेंड इंटरल्यूड जो कि इसी का सिक्वल था, और इसके बाद सेकेंड जो आया था इनका द एंड ऑफ द चैप्टर आया था। तो ये इनके सभी क्या हो गई, तीनों को ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, सभी हमने क्या कर दिया है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली जो है आपको पूरा का पूरा डायग्राम डिस्कस कर दिया दोस्तों। अब थर्ड ट्रायोलॉजी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड ट्रायोलॉजी कौन सी, गॉल्सवर्दी रोट वन फर्दर ट्रायोलॉजी, और ये ट्रायोलॉजी एंड ऑफ द वाइल्डरनेस, ओके, एंड ओवर द रिवर आल्सो नोन एज वन चैप्टर कंप्रेजिंग द मैड इन बेटिंग दोस्तों। इसके बाद फ्लोरिंग मोर रिवर चीफली डीलिंग विद माइकल मॉन्ट्स यंग कजिन डेनियल चैरल। और इसमें नोट पॉइंट याद बनाए रखना है कि दीज थ्री ट्रायोलॉजीज आर पब्लिश अंडर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ द फोर साइड क्रॉनिकल्स, यानी कि कलेक्टिव टाइटल क्या दिया गया था, द फोर साइड क्रॉनिकल्स। ठीक है, अब तुमसे ये पूछा जाए कि इन तीनों ट्रायोलॉजी जो कि लिखी गई थी उनको कलेक्टिवली कौन सा टाइटल दिया गया था, तो आप ये ध्यान रखोगे। ठीक है, इन 1994 में सुलेखा दसन रोट अ सिक्वल टू फोर साइड कॉल्ड अ फोर साइड द सागा कंटिन्यूज करके। ठीक है, अब इनके प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉन गॉल्सवर्दी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले कौन कौन से लिखे हैं दोस्तों। 1906 में सिल्वर बॉक्स इनका पहला प्ले आया था, 1907 में जॉय आया, 1907 में ही एक दूसरा प्ले और आया था द कंट्री हाउस, 1909 में स्ट्राइफ आया था, 1910 में जस्टिस आया था दोस्तों, 1912 में द पिजियन आया, 1912 में ही इल्डेसन आया, 1913 में फ्यूजिटिव, 1914 में द मॉब, 1914 में अ बिट ऑफ लव आया था, और 1917 में द फाउंडेशन आया था। ये सभी हम इनके क्या हैं, ये सभी इनके क्या हैं, जॉन गॉल्सवर्दी जी के प्ले हैं दोस्तों। और 1920 में दी स्किन गेम आया। अब इसके बाद में 1921 में 6 शॉर्ट प्ले आए थे जो कि 1 एक्ट प्ले थे दोस्तों, जिसमें द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉल मार्क्ड, सैटेरिक ट्रिफल, डिफीट, अ टीनी ड्रामा, और द सन अ सीन करके। 6 नंबर पे पंच गो अ लिटिल कॉमेडी, और 1922 में विंडोज आया, 1922 में ही द फैमिली मैन, 1922 में इनके 3 आए थे, द लॉयल्टीज, 1924 में फॉरेस्ट, 1926 में एस्केप, 1929 में एग्जाइल्ड, 1929 में दी रूफ, 1935 में द विंटर गार्डन। जबकि 1933 में इनकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब इनकी मृत्यु के बाद इसको पब्लिश कराया गया होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1933 में तो इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। द पोइम्स की बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी पोइम लिखी, तो 1912 में मूड सॉन्ग्स एंड डायग्राल्स करके लिखी है, 1921 में एक और पोइम लिखी है जिसका नाम था द बेल ऑफ पीस, बेल्स ऑफ पीस, और 1926 में दोस्तों वर्सेस ओल्ड एंड न्यू पास्ट करके पोइम लिखी है, और अ ड्रीम, एरेंट्री, और डेवन टू मी, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड टू फ्री मैन, एंड एंग्री यंग हस्बैंड कॉल बेकेट्स। ये सभी इनकी क्या है, पोइम्स नेम है दोस्तों। और नोट पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, जॉन गॉल्सवर्दी हैज़ रिटन ऑल अराउंड लेस देन 100 पोइम्स। ओके, लगभग की बात कही है इन्होंने इतनी। तो दोस्तों ये थी थोड़ा सा जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में, और इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्दी ही डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।